चलाएं। पिछले क्लास में हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ डिस्कस कर रहे थे। न्यूटन के सेकेंड लॉ को पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था। इसका नाम था मोमेंटम। उसके बारे में काफ़ी डिटेल समझाया था। तारीफ क्या था उसका, जो इंतखाबुद्दीन सुनाया था कि आज वही खुशी तो शुरू हो रहा है कि मोमेंटम की तारीफ क्या थी, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी का हासिल जरब प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं मोमेंटम। ये जो तारीफ था, इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझाया था कि मोमेंटम कहाँ जाता है, कहाँ कम होता है, कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, अगर मास ज़्यादा है या वेलोसिटी ज़्यादा है, सारा डिफरेंट केस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक किया था। फिर मोमेंटम की चेंज ऑफ मोमेंटम बताया, चेंज ऑफ मोमेंटम बताया, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया। ये सारा बात तो सुना ही नहीं अभी, सारा बात तो सुना ही, बहुत सारा बात सुनने को होता है। एक ही सवाल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मोमेंटम समझाया था, पहले बोला इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया था। तो बताया था कि जब भी मोमेंटम का तब्दीली टाइम के साथ अगर मेजर करेंगे, जाहिर सी बात है किसी बॉडी का मोमेंटम में तब्दीली हो रहा है तो टाइम तो उसमें लगा होगा। मोमेंटम का तब्दीली का मतलब क्या हो रहा है, मोमेंटम तब्दीली का मतलब ये हो रहा है कि मान लीजिए एक गाय चल रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता, गाय आवाज़ भी कर रही है, कर रही है, तो गाय चल रही है, मोमेंटम है या नहीं उसके अंदर, है ना, मास है और एक रफ्तार तो उसकी है। उस पीछे से कोई आदमी उसका धूम को पकड़ के ऐड किया या हुश किया तो क्या होगा, रफ्तार उसकी, तो मोमेंटम घटा ना बढ़ा। पहले ही मोमेंटम था कि नहीं था, क्या कहलाएगा वो, इनिशियल मोमेंटम, शुरुआती मोमेंटम। या हुश किया या धूम ऐड दिया या कुछ भी कर दे, बच्चों करता रहता है, गाय के पीछे पड़ा रहता है, बच्चों कुत्ते के पीछे बच्चों पड़ा रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो गाय भागी आगे, स्पीड पकड़ ली अपना, मोमेंटम, बात समझ में आ रही, मोमेंटम हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनल मोमेंटम। तो गाय को अपना मोमेंटम चेंज करना पड़ा, किस लिए, पीछे लगा हुआ है ना, बच्चा लगा हुआ, तो मोमेंटम चेंज करने में कुछ वक्त लगेगा ही नहीं लगेगा, बोलो लगेगा ना। तो जब ये जो वक्त लगेगा मोमेंटम बदलने में, कुछ सेकंड लगेगा, कुछ 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ भी लगेगा, तो उतने टाइम में जो मोमेंटम चेंज हुआ उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या करेंगे, मोमेंटम की तब्दीली को टाइम से क्या किया था हम लोग, डिवाइड किया था। वेरी गुड, चार्ट ठीक पढ़ लिया। मोमेंटम को चेंज को हम लोग किससे डिवाइड किया था, टाइम से। नहीं किया था, कॉपी को देखिए मिल जाएगा भी आपको। साइंस से कॉपी में साइंस ही रहने देंगे, मिक्स नहीं करेंगे। जब पीछे पेज खोलने बोलेंगे तो जब खोलिए आपको समझ में आएगा, सर ये बात बता देते हम। और आप जिसको जो पाएगा, जो कॉपी लिखेगा, जब लिखिएगा तो फिर आपको बोलेंगे तो आपको खोजने से मिलेगा नहीं। साइंस का कॉपी तो साइंस देखेंगे, एक कॉपी लेगा साल भर चलेगा, तो साल को कुछ ही महीना बचा, 6 महीने में तो लाइन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए साइंस का कॉपी में साइंस, ठीक है, मैथ का कॉपी नहीं मैथ। तो मोमेंटम का चेंज समझ में आए किसको बोलते हैं, एक गाय का मिसाल दे दिया आपको। तो मोमेंटम का चेंज टाइम के साथ होता है, ठीक है ना। और ये मोमेंटम का चेंज होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था मोमेंटम की तब्दीली भी उसी डायरेक्शन में होती है, ठीक। उसके अलावा बहुत सारे कैलकुलेशन करके बताया था आपको। देखिए कि यहाँ से हम लोगों को फोर्स का मेजरमेंट मिलता है, ये सवाल सुना नहीं आज, मौका नहीं मिला कि हम लोगों को न्यूटन में कौन सा लॉ से फोर्स का मेजरमेंट मिलता है, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ से डेफिनेशन मिला और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिला, याद आ रही है बात। चलिए ये तो रिकैप था कि पिछले एपिसोड में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। आज चलते हैं उसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। मान लीजिए कि दो बॉडी है,
दो बॉडी है, दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का मास अलग अलग है, एक बहुत भारी और एक बहुत हल्का है। मान लीजिए इसको मान लो दो डिफरेंट मास है। मान लीजिए मिसाल ले लेते हैं, मान लीजिए एक 50 kg और एक 30 kg। एक मास 50 किलोग्राम, एक मास 30 किलोग्राम। ठीक, दोनों पे इक्वल तरह का फोर्स लगाया है, दोनों पर इक्वल ताकत, बराबर ताकत दोनों पर लगाया गया। अब मास है तो ताकत लगाएंगे तो क्या आएगा, मोशन आएगा उसमें ना। ये तो पढ़ा हम लोग, कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो ताकत लगाएंगे तो क्या आएगा उसके ऊपर, उसका रफ्तारा यूज कर मोमेंटम पैदा होगा, उसके अंदर होगा। तो अगर एक बॉडी 50 kg का, एक बॉडी कितने kg का, 30 kg का, दोनों पे बराबर अमाउंट ऑफ फोर्स, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करिए, कर दिए। दोनों मान लीजिए दोनों रेस्ट में था, मान लीजिए दोनों रेस्ट में था, एक 50 kg का और एक 30 kg। इसी के मान लेते 30 kg है और ये 50 kg, दोनों खा लेते हैं। दोनों को एक ही तरह का ताकत लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों एक ही तरह का ताकत लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा मोशन किस में आएगा, 30 के। हाँ, कहीं मिसाल दिया था, बोल 30 kg वाला आएगा। 30 kg वाले में जो मोमेंटम ज़्यादा क्रिएट होगा, रफ्तार उसका तेज होगा, आया नहीं। और जो मतलब 50 kg वाला है, मतलब क्या हुआ इसमें, क्यों 50 kg वाले में मोमेंटम कम पैदा हुआ, यानी कि एक्सेलरेशन कम पैदा हुआ, उसका मास ज़्यादा था, मास ज़्यादा है और इसका ठीक। तो हाँ, समझ में आ रही है। मतलब कि अगर दो डिफरेंट मास वाला बॉडी है, अगर दोनों में इक्वल फोर्स अप्लाई करें तो ज़्यादा एक्सेलरेशन या समझे मोमेंटम किस में ज़्यादा पैदा होगा, कम मास वाले। और जितना कम मास उसमें उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, ज़्यादा मास कम एक्सेलरेशन। अगर दोनों में इक्वल फोर्स अप्लाई करें तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी का अगर मास बहुत ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, अगर किसी बॉडी का मास कम है, बात समझ में आ रही है, नहीं समझा, समझ गया बात। मान लो एक आदमी है, उसको कुत्ता जो दौड़ा रहा है, भौंक दिया, कुत्ते के दुम में चढ़ गया वो, कुत्ता भौंक दिया, तो वो मोटा आदमी है 120 किलो का, क्या दौड़ेगा वो, तो काट ले भाई, तो काट के जा और दौड़ में सके। और पत्ता गिरेगा तो जिराफ का तरह, ये बात समझ में आ रही। कम ताकत लेगा ना, मोटा तो ताकत लेगा, अपना मोटा पेट, कमर, तो मतलब बोलने का मतलब कि ज़्यादा मास अगर रहेगा तो उसमें एक्सेलरेशन, और अगर मास कम रहेगा एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। इसको साइंस के भाषा में क्या बोलते हैं पता आपको, इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, जब एक चीज़ बढ़ता है और दूसरा घटता है। अब एक बढ़े दूसरा घटे, या एक घटे दूसरा बढ़े, उल्टा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। बात समझ में आ रही है। तो मतलब क्या समझ में आया, मतलब समझ में आया है कि मास और जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा उन दोनों में कौन रिलेशन है, याद रहेगा। हम पूछेंगे नेक्स्ट, लिख देते हैं हम उसको, लिख देते हैं उसको हम क्या लिखेंगे, बिटवीन मास बगल में ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मास एंड एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन का सिंबल क्या इस्तेमाल किया हम लोग, ब्रैकेट में उसका हम ए लिख दे रहे हैं। बिटवीन मास एंड एक्सीलरेशन देयर एग्जिस्ट इनडायरेक्ट रिलेशन। मत जब बोलेंगे तो लिखिएगा एक ही बात सब। तो अगले दिन हम अगर पूछें कि बताओ मास में और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, बोल सकते हैं ना क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। आज समझ में आ गई, ये बात ठीक। अब चलते हैं हम स्टार्ट, क्या है
एक मिनट कैसे ये है ठीक। अच्छा मोमेंटम बता दिया है आप लोगों को, समझा दिया मोमेंटम। मोमेंटम भी समझा दिया है, सेकंड लॉ भी समझा दिया है, फोर्स का मेजरमेंट भी समझा दिया है। बहुत देर से आप जब तक समझा रही थी। ए बाबू ठीक है, समझ तो लिख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने का कोई ज़्यादा करो, ठीक है। ऐसे सम करोगी तो फिर नहीं कर पाओगी, ठीक है। तो इसी से एक नई बात पैदा होती है। क्या एक नई बात पैदा होती है कि मास इज द मेजर, समझाते हैं इसको भी हम, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना, समझ लें इसको पहले ठीक से ध्यान से। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, एक चीज समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जान ले। हम लोग इनर्शिया में क्या समझे, इनर्शिया में क्या, इनर्शिया का मतलब क्या था, कुछ जगह रेस्ट में है तो रहना चाहेगा, जो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, उसको बोलते हैं इनर्शिया। जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट रहना चाहती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। बहुत सारा मिसाल उसके ऊपर किया, ठीक। अब क्या लिखे, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जो मास के बारे में बात ना, तो इसलिए ये बात क्लियर कर देते कि किसी बॉडी का जो मास होता है ना, जो मास होता है वही असल में इनर्शिया का डिफाइन करता है, वही इनर्शिया का असल खूबी है। मतलब किसमें ज़्यादा इनर्शिया है, किसमें कम इनर्शिया है। देखो अगर किसी जगह आपको मोमेंटम लाना है, किसी बॉडी में आपको मोमेंटम लाना, जैसे ये चेयर है, हमको इसे मोमेंटम लाना है, क्या करना पड़ेगा, इसमें ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत लगाएंगे, इसमें रफ्तार पैदा होगी, मोमेंटम तब्दीली पैदा होगा, हाँ या नहीं। ये शोकेस है, ठीक है, इसमें ताकत लगाएंगे, इससे भी ताकत लगाएंगे तो रफ्तार, इसमें कुछ हरकत पैदा होगी, रफ्तार पैदा होगी, मोमेंटम इसमें आएगा। तो किसमें ज़्यादा आसान है मोमेंटम लाना, चेयर में। हैं? चेयर में। क्यों? क्योंकि वो उसका मास कम है। साइंस की भाषा में बोले तो चेयर का मास कम है, मास कम है, इसको हिलाना, उड़ाकर फेंकना, कहाँ फेंकेंगे, वहाँ फेंकेंगे। पानी दो, अब कौन भाग रहा है, बात समझ में आ रही है। तो मतलब कि मास कम है तो उसको हिलाना आसान है, बात समझ में आ रही है। हिलाना आसान का मतलब क्या, हमको ताकत क्यों लगाना पड़ रहा है इसमें, ताकत क्यों लगाना, क्योंकि चेयर चाह रहा है रेस्ट में, वो चाह रहा है रेस्ट में रहना, तभी ताकत लगाना पड़ रहा है ना। ये भी रेस्ट में, इसको भी हिलाना पड़ रहा है, ये भी ताकत लगेगा, तभी अपना पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है। ताकत लगाने का तो मतलब ही तो ये चीज़ जो रेस्ट में उसको मोशन में ला रही है, इस केस में जो बता रहे हैं बात समझ में आ रही है। तो एनर्शिया जिसका ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आसानी से बोलेंगे हल्का सा फोर्स लगाएंगे ये मूव कर जाएगा, लेकिन हल्का सा बोलेंगे मूव, क्योंकि ये सब मास ज़्यादा, मास ज़्यादा मतलब ये हिलने नहीं मारने का मतलब क्या है, इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट का प्रॉपर्टी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा हो गया, मास की वजह से। तो मास की वजह से इसका टच से मस नहीं होने वाला खूबी ज़्यादा है। हम भाषा में समझाए तो टच से मस नहीं होने वाला खूबी चलो ढीट है, ये वाला थोड़ा कम है, किस बिना पर है, मास के। अगर ये कैसा उल्टा ले ले, अगर हम कोई भारी चीज़ मेरे सामने से आ रही है, हल्की चीज़ आ रही है, दोनों सेम रफ्तार से आ रही है, तो किसको रोकने में ज़्यादा ताकत लगेगा, क्यों, क्योंकि मास ज़्यादा है उसका। भारी चीज़ नहीं बोलेंगे, भारी चीज़ वो आम आदमी लोग बोलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, मास के बाद, साइंस के भाषा में इसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा, उसको रोकने की ताकत ज़्यादा लगेगा, इसका मास कम, उसको रोकने की ताकत कम लगेगा ना। तो यहाँ पे जहाँ पर जो चीज़ रेस्ट में थी, दोनों रेस्ट में है, इसका मास कम, हरकत देने में कम ताकत लगेगा, मास ज़्यादा, हरकत देने में ज़्यादा ताकत लगेगा। अगर दो हरकत में है तो उसको रेस्ट में अगर लाना है, ताकत लगानी होगी, ज़्यादा ताकत कहाँ लगाना होगा, इसका मास ज़्यादा है, कम ताकत कहाँ लगाना होगा, इसका मास कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ताकत अप्लाई करेंगे, जो इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ रेस्ट में वो रेस्ट रहेगा, जो मोशन में रहेगा, इस सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे कर रहा है,
मास, इसीलिए बोलते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जो मास है वो मास देख के आप बोल सकते हैं किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। मेजर मतलब क्या होता है, पैमाइश, किसका इनर्शिया ज़्यादा और किसका इनर्शिया कम होगा। अभी आप यहाँ पर एक 100 किलो का बटकरा रख दे, 50 किलो का बटकरा रख दे, बटकरा में वेट, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बोलो ना, मास से मालूम हो रहा है ना, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा, इसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम, इसीलिए बोलते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। याद रहेगा, भूल जाना फिर मारेंगे। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या शुरू करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ किसका, थर्ड लॉ ऑफ, इससे पहले दो लॉ डिस्कस कर ले, दो लॉ बोल दे। पहला लॉ में क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहला लॉ में ये पढ़ा हम लोग कि कोई चीज, कोई भी शय, चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कोई बैरोनी कुव्वत, एक्सटर्नल फोर्स उसे उसकी हालत को तब्दील करने पर मजबूर ना करे। सेकंड लॉ में क्या पढ़ा, किसी भी हरकत करने वाले शय में, किसी भी हरकत करने वाले शय के मोमेंटम की तब्दीली की शर्त, यानी कि मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा, जो मोमेंटम चेंज होगा टाइम के साथ, वो उसके ऊपर लगाए गए कुव्वत का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डायरेक्टली का मतलब क्या हो रहा, अभी आपकी एक चीज़ समझाया था हमने, इनडायरेक्ट रिलेशन, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, या एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो क्या बोला, डायरेक्ट, क्या बोलता है, इनडायरेक्ट बोला था। ऐसे ही एक रिलेशन और होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, अगर घटेगा भी दोनों घटेगा, बढ़ेगा भी तो, इस रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, और उल्टा होगा तो इनडायरेक्ट रिलेशन। तो कहाँ था, सेकंड लॉ है ना, तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अंदर मोमेंटम में तब्दीली होती नहीं, कम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो कौन रिलेशन हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। जो फोर्स अप्लाई करेंगे, जो मोमेंटम पैदा होगा, तो जो फोर्स अप्लाई किया और उस मोमेंटम का तब्दीली के बीच में कौन रिलेशन होगा, बोलो क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में हरकत करेगी जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने ताकत लगाई। ये तो सेकंड लॉ था, फिर बाकी भी इसका बात नहीं बोलने। अब उसी तरह एक लॉ आया थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या चीज़ है, थर्ड लॉ बोलता है क्या कि बहुत छोटा लॉ, एक लाइन भी नहीं, क्या बोलता है वो, हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द अमल, हर अमल का, समझ पड़े कुछ नहीं आया तो मिसाल में देंगे, हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द अमल, ठीक, पक्का। अच्छा इसको साइड कर देते हैं, मान लो हम इस लड़के को एक गुस्सा मारते हैं, चोट लगेगा इसको, क्यों चोट लगा, क्योंकि हम मारे, बोलो ना, हाँ ठीक, तो हम मारे चोट लगा इसको ना, बस चोट लगने का मतलब यार कोई ना कोई मारा, चाहे मारने ताकत लगता है नहीं लगता, लगता है, अगर मारने ताकत लगता है ना, जब किसी को ताकत लगा के मारी है तो चोट लगता है, सही, सही है ना, फिर बोल दे रहे एक बार, मारेंगे गुस्से कस कर तो क्या होगा, तुमको चोट लगेगी, चोट लगी मतलब हम ताकत लगाएगा तभी चोट लगेगी तुमको, हल्का सा मारेंगे ताकत तो लगेगा नहीं ना, ताकत जोर से लगाना मतलब आपको चोट लगेगी, ये ज़्यादा ताकत लगाएंगे हैं कोई चोट लगेगी, चोट आपको लगा मतलब ताकत लगाए कोई मारा, ठीक, पक्का बात समझ में आई। अभी हम एक काम कीजिए, जो दीवार के साइड में बैठ के दीवार में गुस्सा मारो, मारो मारो मारो, दीवार मारो ना, एक आदमी को मारो ना भाई, लड़का मारो, क्यों मारो दीवार में, माना है, चोट लगा चोट, इसको भी लगा, कौन मारा, चोट लगी है,
मारने से दीवार में चोट लगेगा, ऐसी का दूसरा मारेगा दीवार में तो चोट लगेगी? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी चोट? चोट लगेगी। चोट किसको लगा? दीवार पे हमको। अभी तो क्या बोला, जब चोट लग रही कोने को तो मारा होगा हमको, और मारने में ताकत लगता है। चोट किसको लगी? हमको। मारा कौन? तो ताकत कहाँ से आया? नहीं, मारा तो दीवार हमको ना, चोट तो मुझे लगी, मारा तो दीवार। ऐसा कभी होता है किसी को मारे चोट उसी को लगेगा, और दिखारे मार के और चोट लगेगा। दीवारें मार, अभी हम शुरू में क्या समझाया हम कि जिसको मारेंगे उसको चोट लगेगी। मारने वाला ताकत लगाता है, मार खाने वाला चोट लगता। ठीक, हम दीवारें मारा, चोट किसको लगी? तो मार खाने वाला हुए ना, मारने वाला कौन हुआ? तो दीवार मारा, दीवार से ताकत है कि नहीं? कहाँ से ज़्यादा ताकत आया? अब बताओ कहाँ से ताकत, दीवार में ताकत आया? दिमाग बोलिए आइए ना। अब सुनो, ये एक मिसाल हो गया प्रैक्टिकल, और मिसाल देते हैं। एक आप प्लास्टिक का ले ले बॉल, प्लास्टिक बॉल, टीडी बॉल जिसको बोलते हैं, उसको ले और उसको हम दीवार की तरफ फेंके। जब हम फेंके दीवार की तरफ, ध्यान दीजिएगा बात, तो फेंकने में ताकत लगेगा। देखो ताकत लगाए हम, बॉल में क्या पैदा हुआ? मोमेंटम। बॉल का मास होगा तो रफ्तार आया, मोमेंटम पैदा हुआ। आज किस तरफ गया बॉल? सेकंड लॉ आ रहा ना, सेकंड लॉ आ रहा ना, आज सेकंड लॉ तो ताकत लगाए, बॉल में मोमेंटम पैदा हुआ, बॉल गई दीवार से टकराई। बॉल वापस क्यों आया? हम तो बॉल को भेजा, बॉल को वहां से कौन भेजा? हम भेजा, ताकत लगाया ना, हम भेजा, ताकत लगाया, बॉल वापस आई। आती है बॉल वापस? आती है बॉल वापस? तो बॉल का वापस आ, जोर से भी आती है ना, गले पकड़ के तो मुंह हाथ में लग जाएगा। तो बॉल आ रही है तो उसको कुछ मोमेंटम होता है, रफ्तार उसको होती है ना। तो इसका मतलब उसको फेंका, धक्का दिया उसको, नहीं दिया, धक्का कोई नहीं दिया। जब हम ताकत लगा फेंके तो तभी बॉल वहां गया, वहां से बॉल फिर वापस आया, तो जरूर उसको वहां से ताकत लगाया होगा। तो इसका मतलब दीवार के अंदर अकेले कमरे मत रहेगा, क्या दीवारों के अंदर तो दीवारों से सुनिए, दीवारें कान भी होते हैं, आज सुनिए दीवारों के हाथ भी होते हैं, दीवारों में घुसा भी होता है। नहीं बात समझ, आप बात समझ गए ना? ठीक, अब वो जो लाइन पढ़ा था हम शुरू में सेकंड लॉ, वो समझिए। हम क्या बताया था? हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है। रद्द अमल मतलब रिएक्शन, अमल मतलब एक्शन। तो हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जितनी जोर से ताकत लगाकर हम दीवार को पुश करते हैं, मारते हैं, जितनी जो ताकत दीवार में लगाते हैं, दीवार भी ठीक उसी वक्त उसी समय कुछ रखता नहीं है पास में, उससे जितना एक्शन हम लगाया दीवार भी ठीक उतना ही रिएक्शन। ये बात समझिए। तो ये जो हम दीवार में घुसा मारा, ये एक्शन था, ये एक्शन था। जो हमको चोट लगी ये दीवार का रिएक्शन था, काहे मार लेते भी तो दीवार बोला। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ रिएक्शन। और जितना जोर से मारेंगे आपको उतनी जोर से लगती है। मारा दीवार को, लग रहा है आपको, जितना देर दीवार हमको तो दे रहा, इतना देर दीवार हमको तो दे रहा, तो मतलब क्या हुआ? बराबर में खाली कौन है? एकदम इक्वल है ना, अपोजिट, कोई उधार नहीं। सेम लो सेम लो, सेम लो सेम लो। ठीक, बॉल को ताकत लगाकर बॉल को फेंका दीवार की तरफ, ये एक्शन था। बॉल टकराई, वापस आई, ये रिएक्शन था। किसका? दीवार का। जब बॉल को फेंके दीवार की तरफ तो बॉल में एक ताकत थी, मोमेंटम था, उस फोर्स से बॉल का दीवार टकराई, दीवार का चोट लगा, दीवार उसको भी वापस दिया संग संग उसी वक्त, कोई सेकंड, एक सेकंड देर नहीं किया, वो वापस आ गया ना। उसका ये क्या हुआ? तो हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द अमल, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। वो छोड़ो लो मैंने ना, कहाँ बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक, तो ये समझे मेरी बात।
बुक से पढ़े समझ ही नहीं आए। ठीक। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये था न्यूटन का हम लोगों का थर्ड लॉ। अब ऐसे हम लोगों को फर्स्ट लॉ में कुछ एप्लीकेशन देके बताया था, वैसे आपको हम थर्ड लॉ में कुछ एप्लीकेशन देकर समझाते हैं। एक आपको बॉल का मिसाल दे दिया, और आपको क्या मिसाल दे, बहुत अच्छा मिसाल एग्जाम्पल होता है। वो एग्जाम्पल होता है रॉकेट का लॉन्चिंग, रॉकेट का आसमान की तरफ जाना। ये बहुत बड़ा मिसाल हो जाएगा, आपको छोटा में से एक छोटा सा मिसाल देते हैं, तब बड़े मिसाल की तरफ आपको ले जाएंगे। अच्छा, कभी आप लोग शिवरात मनाए हैं? जरूर आप लोग पटाखा फोड़े होंगे। अभी नहीं फोड़ेंगे, पहले फोड़े होंगे। इतने सही तो लोग है नहीं, जरूर उसमें एक रॉकेट कभी छोड़े होंगे आप लोग, है ना? एक बॉटल रखे होंगे, वन रॉकेट खड़ा किए होंगे। ये कहाँ से किया पता हमको, पूरा एक ही तरह से किया होगा। उसके पलिता में आग लगाते हैं, दूर से भाग आता है, आता है। कोई पटाखा बम का में लगा रहे हैं तो वो जो उड़ रहा है, एक रॉकेट कैसे क्यों उड़ रहा है रॉकेट? उसमें बारूद रहता है इसीलिए। बारूद बम में भी रहता है, बारूद तो बम में भी रहता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो सुनो, रॉकेट सभी लोग देखे हैं यहाँ पर, वो वाला रॉकेट जो शिवरात वगैरह में, दिवाली वगैरह लोग फोड़ते हैं, उसका ऊपरी हिस्सा ना जो लड़की बोली बारूद भरा होता है, तो भारी होता है, और जो लकड़ी लगा होता है वो बहुत हल्का। ऐसा नहीं कि बांस बांधा बस, ऐसा नहीं बांस का लकड़ी ऐसा लकड़ी बांधा हुआ, बहुत हल्का बेस का लकड़ी होता है, बहुत हल्का होता है, तो बांधा हुआ होता है ऐसा। अब मान लीजिए ये एक रॉकेट है, इसके नीचे पलिता है, और इसको कैसे भी मिसाल लेके समझा देते हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है? रॉकेट कितना मजा रहा नहीं, ऐसे एक बॉटल में रख दिया, चलाया हल्का सा, क्या होता है देखिए कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, बहुत तेजी के साथ आग की चिंगारी, वो बारूद जल रहा होता है, काफी तेजी से पहले नीचे आती है, संग संग नहीं उड़ जाता है, पहले चिंगारी नीचे आती है। जब वो चिंगारी नीचे आती है तो वो चिंगारी बहुत रफ्तार के साथ नीचे आती है। जब वो रफ्तार नीचे आती है तो क्या करती है, वो जमीन को धक्का मारती है बहुत जोरों से, जो बारूद निकल जाता है, चिंगारी बारूद निकल रही होती है, बहुत तेजी के साथ जमीन को धक्का मारती है, तो क्या कहलाएगा, एक्शन। ठीक, जमीन क्या करती है, रिएक्शन। जमीन उसी वक्त वही झटका बारूद को, रॉकेट को वापस करती है। अगर धक्का मिलता रॉकेट उसका मतलब रॉकेट उड़ता भी किसके बिना पर, न्यूटन के थर्ड लॉ के बिना। बात समझ में आ रही है? पक्का? इतना बारूद में बारूद जल जाएगा, एक्शन खत्म, बारूद का भी रिएक्शन खत्म। बात समझ में आ रही है? तो रॉकेट कैसे उड़ा, बोलो, थर्ड लॉ के बिना बोलो ना। एक और मिसाल देते हैं। बोल रही बोतल क्यों नहीं उड़ता? बोतल भी उड़ जाएगा अगर साथ में तुम रॉकेट को बोतल को बांध दो, और रॉकेट का बारूद बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बोतल तो भारी होता है ना, वो भी उड़ सकता है। अगर तुम बहुत मोटा रॉकेट है, बहुत महंगा रॉकेट लगा इस्तेमाल करोगे का, और तुम भी उड़ सकती हो अगर ज़्यादा भारी है, पकड़ो तो तुमको भी लेके चल जाएगा। कहाँ जाएगा मतलब, कहाँ गिरेगा मतलब, खटाल में गिराएगा तुम। अच्छा, बात कहाँ से कहाँ, चलो कहाँ पढ़ते थे माँ। अब एक और मिसाल, आप लोग कभी तो खैर बहुत हम लोग घर आबादी बहुत ज़्यादा हो गई तो बहुत कुछ दिखता नहीं है हम लोगों को। कभी अगर आप देखे होंगे कि कौवा या कबूतर या इस तरह के जो परिंदे होते हैं, जब ये उड़ते हैं तो उड़ने से पहले वो पहले पंख को 2-3 बार कस के हिलाते हैं। अगर उनको उड़ना होता है झुक कर पहले पंख को 2 दिन मारे हैं कस के, फिर वो ऊपर उड़ते हैं। कभी देखे आप लोग? है जी? नहीं देखे? देखे है ना? ऐसा बता रहे आपको, देखिए जानवरों को साइंस पता है, ये बताना चाह रहा हूँ। रॉकेट को जो उसको साइंस पता है,
तो क्या होता है कि कौवा कबूतर को पता है कि हम ऐसे उड़ नहीं सकते, तब तक कोई हमको ऐसे नहीं करेगा। तो कौवा कबूतर करता क्या है, कोई परिंदा चाहे चील हो या बाज हो, किसी भी परिंदे के बारे में आ रहे हैं, तो पहले अपने पंख को फैलाती है। पंख को फैलाई, जब पंख यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है क्या, जब पंख को फैलाएंगे तो पंख के अंदर क्या आ गया, हवा आ गई, हवा आ गई ना। अब क्या करता है क्या, वो परिंदा कस के 2-3 बार इस जो इसके पंख की जो हवा है उसको जोर से जमीन की तरफ मारती है, मारी हवा जाकर टकराई जमीन से, ये क्या हुआ, एक्शन। जमीन बोली अच्छा ये बात है, दे रिएक्शन। तो पंख फैला हुआ उसका, जमीन दे रिएक्शन, तो क्या हुआ, वैसा ऊपर हो गया, ऐसा बोर्डा पर और मारा और और 4-5 बार किया, वो कौवा कबूतर जो चीज जो भी हवा में चला, हवा में चलाया ना, फिर वो तैरना शुरू कर दिया। हवा में भी तैरा जाता है ना, उड़ना ही बोल सकता है, कोई बात नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो ये था कि ये परिंदा भी हर रोज जानता है न्यूटन में। कई बिल्ली को छलांग मारते हुए देखे आप हैं? अगर बिल्ली को एक जगह दूसरी जगह जाना होता है तो इसी जगह छलांग मारती है, क्या करती पता आपको, वो पहले ऊपर उछलने से पहले वो जमीन को, जब भी आप भी किसी को उछलने जाएंगे ना, तो पहले आपको कोई खड़ा खड़ा ऐसे भी उछल जाएगा, आप खड़ा खड़ा ऐसे उछल सकते हैं, आपको जमीन में दबाव डालना ही होगा, ठीक है, दबाव डाले उड़ सकते हैं, दिखाई उड़ गया दबाव डालने। आप 1 इंच भी जमीन पे दबाव डाले बगैर आप हवा में उड़ नहीं सकते। आप उड़ करके देखिए, आइए घर में एक्सपीरियंस कीजिएगा, तभी तो देखिएगा जाकर, बात समझ में आ गया, वैसा नहीं घर आने में पगला हो गया, ऐसा फील किया, ऐसा होता है ना। अगर मान लिया कुछ ऊपर चीज छूना है, ऐसे करके छलांग लगाकर तो क्या जमीन पर हम लोग एक फोर्स डालते हैं, जमीन वापस हम लोग उनको फोर्स देती है, एक्शन का रिएक्शन, हम थोड़ी देर के हवा में उड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है, साइंस हम लोग की हम लोग का बॉडी जानता, हम लोग नहीं जानते, ठीक है। इसी बिना पर इसी न्यूटन के थर्ड लॉ के बिना पर, न्यूटन के थर्ड लॉ के बिना पर जो आसमानों में जो रॉकेट भेजा है, रॉकेट किसको बोलते हैं, रॉकेट। रॉकेट में कुछ चीज़ें होती है जो आसमान में स्पेस भेजी जाती है, उसमें कुछ स्पेसशिप में कुछ लोग होते हैं जो है जाकर रहते हैं, सैटेलाइट में रहते हैं, मतलब अगर स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट में कुछ पहुंचाना होता है तो किसके जरिए पहुंचाया था, रॉकेट के जरिए पहुंचाया। अभी जो हमारा कुछ मोबाइल में, टीवी में, घरों में जो देख पाते हैं, कितने पर देख पाते हैं, सैटेलाइट के बिना, ये है कहाँ, स्पेस में। हम लोगों के स्पेस में नहीं, हम लोग के अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही में, हम लोग ज़मीन के चारों तरफ सैटेलाइट जो है मशीन घूम रही है, और 1-2 मशीन नहीं, हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग सैटेलाइट है, और वो अर्थ के साथ वो भी जिस रफ्तार से अर्थ घूम रही है, सैटेलाइट उसी रफ्तार से घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि जमीन घूम गई सैटेलाइट वही रखा हुआ, पता चलेगी अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी घूम रहा है हमेशा इंडिया के ऊपर में, इंडिया सैटेलाइट इंडिया के ऊपर में, अमेरिका सैटेलाइट अमेरिका के ऊपर में, वो भी घूम रहा होता है। बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँचती कैसे, पहुँचाता कौन है वहाँ, कैसे जाता है नदी आसमान से, अच्छा नहीं कंधा है टांग के लेके चला गया, लेके चला आया, हाँ जी, नहीं है ना, ऐसा कुछ तरीका होगा। उसके अलावा उस सैटेलाइट के अंदर लोग भी रहते हैं, उसके अंदर, फिर वापस आते नहीं वो लोग, नहीं आते, पूरा नहीं आते। तो वो अगर बात की बात है, वो तो हाई फाई साइंस होता है, तो हम नहीं जा रहे हैं, हम बता रहे सारी चीज़ें स्पेस में, आसमान में भेजी कैसी जाती है, इसी रॉकेट के बिना। जो रॉकेट हम आसमान में देख रहे होते हैं, इतना छोटा सा उड़ रहा होता है ना, इतना छोटा सा उड़ रहा है आसमान से, इतना छोटा नहीं होता, उसका जो गोलाई होता है ना, हम अगर आपको अंदाजा लेके बताएं तो जो गोलाई हम बता रहे हैं कि जो बस्ती देख रहे हैं वहाँ की बस्ती का इतना बड़ा गोल हिस्सा होगा, इतना एरिया, मतलब बस्ती वहाँ से ले लो, गली से ले लो, पूरा इतना बड़ा, इसी से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इतना गोल हिस्सा नीचे कैसा होता है, और लंबाई कई मंजिला इमारत तक होती है। इस बिल्डिंग के साथ 3 डबल हो सकता है, बिल्डिंग की हाइट इतना बड़ा होता है, और हम लोगों को लगता है बहुत छोटा। तो वो जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है, जो रॉकेट का आसमान की तरफ भेजा जाता है, वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ के बिना पर ऊपर जाता है।
बात समझ में आ रही है? तो करिए पूछ लेता बता, रॉकेट का जो लॉन्चिंग होता है, रॉकेट जो जेट प्लेन जो आसमान की तरफ जाती है, तो वो किस लॉ के बिना पर जाती है? थर्ड लॉ। वहाँ पर भी था उसके उसका चैम्बर में, उसके उस रॉकेट के आखिरी से मान लेते हैं कि ये अगर रॉकेट है तो उससे जो रॉकेट मिसाल आपको दिया भी हम मुहर्रा अशवाक वाला रॉकेट, उसी रॉकेट की तरह क्या होता है, उसके रॉकेट के आखिरी हिस्से में, रॉकेट के आखिरी हिस्से में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसको हम बारूद बोलते हैं, उसको रॉकेट की भाषा में क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। तो बहुत सारा फ्यूल जो है उसके कंब्यूशन चैम्बर में, कंब्यूशन चैम्बर का मतलब क्या होता है, वो चैम्बर जहाँ पर बहुत सारा फ्यूल रखा है, वो जलता है और जल के वो आग पैदा करे। आज समझ में आ रही? जब वो चैम्बर को जब उसे ब्लास्ट किया जाता है तो बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से फ्यूल निकल के तेज़ी के साथ बाहर आती है। जो बाहर आती है तो काफ़ी तेज़ी के साथ वो ज़मीन में धक्का मारती है, और ज़मीन करती क्या है, उसी के जवाब में धक्का मारती रॉकेट को। सोचो कितना फोर्स लगाती कि ज़मीन, और कितना फोर्स रॉकेट लगाता होगा, तभी ज़मीन लगाती होगी ना। उतना टन का रॉकेट लेकर आसमान की तरफ पूरा तो उड़ते चला, रुक ही नहीं रहा। ये रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह किसी आम जगहों में नहीं होता, समुद्र के किनारे होता है, रेगिस्तान वगैरह जहाँ पे इंसानी आबादी से बहुत दूर होता है, दूर कोई आबादी नहीं होती, वहाँ आपको होता है रॉकेट लॉन्च। तो देखिएगा कैसे रॉकेट को स्पेस भेजा था, यूट्यूब है ना, मैंने सर्च कीजिएगा कैसे रॉकेट को भेजा था आसमान, तो उसको हम लॉन्च किया था। और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाती है आसमान की तरफ, वो हल्का उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। क्यों पता आपको? इसलिए बढ़ती जाती है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो उसका जो फ्यूल था वो जल्द खत्म हो रहा है ना, जैसे जलते जलते वो खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या होगा, उसका वजन कम हो रहा है। तो वजन कम हो रहा है मतलब रॉकेट हल्का हो रहा है, जितना हल्का होगा उतना ज़्यादा मास कम हो रहा है ना, मतलब मोमेंटम पैदा होगा, और ऊपर जाएगा और कम मोमेंटम, और ऊपर जाएगा और कम मोमेंटम। जितना ऊपर जाएगा मोमेंटम कम होता है, मोमेंटम ज़्यादा होता जाएगा और उसका मास जो है कम होगा। और उसके अलावा जिस तरह से ऊपर भी जाएगा तो उसको हवा का रेजिस्टेंस भी कम बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतना हवा का रेजिस्टेंस हम लोगों के अर्थ के सरफेस के आसपास से उतना ऊपर नहीं है। ऊपर में जो एयर का डेंसिटी है ज़मीन के मुकाबले बहुत कम है। जितना भी धूल मिट्टी गर्द गुब्बार ऑक्सीजन गैस प्लाना रहेगा ना, सब हम लोग का ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास। कितना किलोमीटर है? करीब 16 किलोमीटर। अगर ज़मीन से स्टेट जाए करीब 16 किलोमीटर तक का, तो यहाँ तक आपको एयर ऑक्सीजन सब मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे ऊपर से सब कम होता चलेगा। इसलिए बहुत हाइट में ऑक्सीजन नहीं है, आपको वहाँ पर ढकना पड़ेगा ऑक्सीजन सिलेंडर का, मास्क लगा के आप ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बात सही है। इसलिए जो जाता है इस वो लोग ऑक्सीजन पर लेकर दिया सब सिस्टम है, सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा। फिर बहुत आगे चल जाएगा, टॉपिक सट जाएंगे, ठीक है। देखिएगा आप सर्च कीजिएगा, बात समझे भाई, कहाँ से कहाँ बाहर रॉकेट चलेगा, आसमान में चलेगा बच्ची। अच्छा, और आपको एक और मिसाल देगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का। एक बहुत अच्छा मिसाल लेते हैं आपको, ठीक है। आप सुनिएगा, कभी आप लोग गाड़ी में सब किए ही ऐसी बात बस सफर किए हैं। आप एक नया तरह का फोर्स बता, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स का काम क्या होता है? फोर्स का काम क्या होता है? इस वाले बॉडी को मोशन है, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट मिला, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग बस में सफ़र किए हैं, ऐसा ही बस में सफ़र किए। अच्छा देखिए, जब बस में सफ़र करते होंगे आप लोग, जब ऐसा गोल टर्न आता है रास्ता, तो जो फ्लाईओवर वगैरह में से उन्हीं बाजार के पास जो बस उठता है और बस घूम रही होती है ऐसे करके, तो आदमी ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। या अगर कहीं पर भी अगर राउंड रास्ता अगर आ रहा है, अगर राउंड रास्ता आ रहा है तो आप देखिएगा कि लगता है कि आप ऐसे हो, अगर बस ऐसे घूम रही है तो आप ऐसे होते रहते, ऐसे होते रहते, तो लगता है कोई खेल रहा है, लेकिन बजाय आपको कोई टच नहीं कर रहा होता, ऐसा होता है ना। जब वो अचानक घूमेगी ना, आप गिर भी जाते हैं इस तरह, ऐसा होता है। अब देखिए आपको हरकत आ गया है ना, हरकत आया ना आपको, कहीं फोर्स आया, कहाँ से हरकत आया, मतलब कोई ना फोर्स आपको लगाया होगा। बस में भी कोई है ना, हवा तभी भी है क्या। लेकिन ये कब होता है? जब बस घूमती है तब। जब बस चलती सीधे तो वो फीलिंग नहीं आता। तो जब बस चलती क्या उस टाइम हवा नहीं रहता उस टाइम। जब बस चल रही थी सीधे रास्ते में तो उस टाइम हवा नहीं होता, होता है ना।
जब ये घूम रहा होता है किसी मोड़ पर तभी ऐसा एहसास होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो ना। हाँ। और अगर किसी फ्लाईओवर में अगर आप टर्निंग ले रहे हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा है गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर बाइक चला रहे हैं, अब बाइक का मिसाल दे रहे हैं अगर आपको, अब बाइक चला रहे हैं और ये टर्निंग ऐसा है, अगर आप बहुत तेज़ बाइक चला रहे हैं तो होता है कि बाद में लगता है बाइक दिखाई जाता है दूर की तरफ, स्पीड कर जाता है। कभी नहीं साइकिल चलाइएगा, किसी मोड़ में ज़ोर से घुमाइएगा, साइकिल स्पीड में करके घुमाइएगा, देखिएगा क्या होगा। अगर एक मोड़ आ रहा है आप साइकिल स्लो मत कीजिएगा, स्पीड में घुमाइएगा, आप फेंकाइएगा इस तरफ। इसी देखिएगा जो न्यू फ्लाईओवर बना, हम लोग गार्डन फ्लाईओवर बना है, जहाँ जहाँ टर्निंग आ रहा है देखिए वहाँ जाली लगा देना। कभी गए जो न्यू फ्लाईओवर बना है ऐसे वाले फ्लाईओवर, ठीक है, ये कहीं लगा हुआ जाली, कभी देखे जाइएगा, कभी नोटिस कीजिए, जहाँ जहाँ ब्रिज राउंड हो रहा है वहाँ लगा जाली, पूरे ब्रिज जाली लगा हुआ नहीं है, पूरे फ्लाईओवर में जाली लगा हुआ नहीं है, जहाँ जहाँ वो ब्रिज राउंड हो रहा है वहाँ वहाँ लगा हुआ जाली। नहीं समझ में? अभी ये को देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, तो जहाँ जहाँ राउंड हो रहा है वहाँ वहाँ जाली। क्यों? क्योंकि आजकल लड़का लोग, जो नौजवान लड़का लोग जा रहा है, बाइक चला रहा है फ्लाईओवर में और स्पीड में जा रहा है, और जाली का तो आदमी को कौन जानता है, साइंस मोड़ मारा वहाँ भी स्टंट कर रहा है, घुमा रहा है, और आदि बोल रहा है ब्रिज में शैतानी हरकत है, फ्लाईओवर में शैतानी हरकत है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो होगा नहीं, आप साइंस के खिलाफ काम कर रहे हो ना। हाँ समझ आ रही। तो कर क्या रहा है कि फेंका कर बाहर न जाए, हालांकि फेंकाएगा तो मर तो जाएगा ऐसी भी, तो बाहर जाके ना मरे, ब्रिज में रह जाए टकरा करके, ताकि बॉडी वगैरह मिल जाए, इसीलिए वो जाली लगा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जैसे जब मोड़ आती है, जब मोड़ आता है तो गाड़ी को स्लो कर देना पड़ता है, लोग करते हैं, हम लोग तो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है आप सुनिए, जब किसी भी एक राउंड रास्ता, एक सर्कुलर रास्ते में, एक राउंड रास्ते में अगर आप सफ़र करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर आपको ये तो समझ में आ गया हो रहा है ना, बोलने बजाय बोल मान लें, ठीक है, कहता गंदा अंडा बन गया ना। मान लीजिए बोले एक रास्ता है, ठीक है, और यहाँ पर आप की गाड़ी है, मान लीजिए आपका बस है, और बस की रफ्तार से एक राउंड रास्ते में घूम रही है, आपको झटका लगेगा इस तरफ, बाहर की झटका लगेगा, बाहर की तरफ। झूला वगैरह में ऐसा होता है, वो झूला में निकोबार में है, इसका नाम झूला में मंडा ही है ना, मंडा वाला झूला। नहीं वो दूसरा बेटा, एक तो और झूला झूलेगा सामने में, घोड़ा वाला के बगल में, ये ना पकड़ बड़ा रहता है, झूला इसके बगल में झूला वैसे घूमता है, स्काई डाइविंग के बगल में, क्या बैठना उसमें, देखिए भाग रहा है है ना, नहीं देखिए, जाके देखिए, बैठ जा, सुन लीजिए। तो क्या होता है, जब भी कोई बॉडी किसी राउंड सरफेस पे, किसी राउंड रास्ते पे, किसी सर्कुलर ट्रैक पे अगर वो हरकत करती है, तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है। कहाँ से होता है फोर्स लगता है? उस सर्कुलर रास्ते के सेंटर से। इस सर्कुलर रास्ते के सेंटर से, मान लिया अगर आपका बस इधर पर है, तो इस सर्कुलर रास्ते के सेंटर से एक फोर्स दिखाई लगता है, वो दिखाई नहीं देगा, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? जो आपको धक्का देती है इस तरफ, धक्का देती है आपको इस तरफ, ये फोर्स डिपेंड किस पे करता है? तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस पे? एक उस बॉडी के मास पे, एक उस बॉडी के रफ्तार पे, और एक इसका रेडियस पर, एक इसका रेडियस पर। जितना छोटा टर्न होगा उतना ज़्यादा खतरनाक, जितना बड़ा टर्न होगा उतना कम खतरनाक। इसलिए कभी देखा फ्लाईओवर को बगल ही में आना है, लंबा घुमा देता है फ्लाईओवर, दिमाग में नहीं रहता है, बगल ही मार देता है, छोड़ देता, ऐसा ही बचता है, मोटाई नहीं बचता, पेट्रोल ही बचता, लेकिन पेट्रोल तो बचता, घास नहीं बचते, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, ब्रिज को एकदम बहुत लंबा राउंड, कभी तो चलना वो खिदीपुर मजा वाले ब्रिज पे जो जाता है तुम्हारा विक्टोरिया की तरफ, कितना लंबा घुमाया, अब उनके बगल ही, हाँ जो पीछे के पास आता जाएगा, कितना वो लंबा घुमाता है, क्यों घुमाया गया? इसी से बचने के लिए, वरना बार बार वहाँ पर एक्सीडेंट होता है। बात समझ में आ रही है? जितना ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा, जितना बड़ा गुलाई होगा, उतना आपको फोर्स कम महसूस होगा, ज़्यादा बहुत छोटा होगा तो ज़्यादा फोर्स महसूस होगा। और उसके अलावा मास भी,
जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स आप फील कीजिएगा, कम मास रहेगा कम फोर्स फील कीजिएगा। आप ट्रक चला रहे हैं ज़्यादा फोर्स महसूस कीजिएगा, आप चला रहे हैं बाइक आप कम फोर्स महसूस कीजिएगा, क्योंकि बाइक का मास तो कम है ट्रक से। ये बात समझ में आ रही है। और रफ्तार भी डिपेंड करता है, जितना रफ्तार से जाइएगा उतना फोर्स महसूस कीजिएगा, कम रफ्तार से जाइएगा कम फोर्स महसूस कीजिएगा। और अगर आप नहीं महसूस कर रहे हैं तो फिर आप कभी महसूस नहीं कीजिएगा, कहीं और चले जाइएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या किया जाता है, एक तो राउंड तो बहुत बड़ा बनाया जाता है, और एक चीज़ है आप कभी अगर नोटिस कीजिएगा, ठीक है, जो भी राउंड होता है ना वो हल्का टेढ़ा रखता है देखने में। कभी नोटिस किया, कभी किसी जाइएगा देखिएगा उसका पिलर टेढ़ा ऐसे है, आप बोलेगा कैसे बना टेढ़ा लग रहा है, ऐसे काय बना लिया धस गया ऐसा लगे, आपको लगेगा देखने में। जब मजाक नहीं कर रहे पहले ब्रिज है फ्लाईओवर है जी, खड़े देखिए पिलर देखिएगा आपको टेढ़ा लगेगा, ऐसा लगेगा पिलर लगेगा ऐसे, अगर सब नोटिस कीजिएगा ऐसे, तो वो टेढ़ा जानबूझ के बनाया जाता है ताकि जहाँ तक हो सके इस फोर्स को कम किया जा सके। बात समझ में आ जाएगा। फिर आदमी को साइंस नहीं पता, कुछ चला रहा है तेज रफ्तार से तो थोड़ा ब्रिज को बेंड कर देता है हल्का सा, तो क्या होता है जब राउंड जब आता है तो थोड़ा बिल्कुल टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा बनाया ही जाता है ताकि कहीं कम से कम इस फोर्स को कम किया जा सके, ज़्यादा से कम किया जा सके ताकि एक्सीडेंट ना हो। क्या नाम है इस फोर्स का? सेंट्रीपेटल फोर्स। बात समझे? इसे एक और मिसाल आपको देते हैं, बहुत अच्छा मिसाल है, आप लोग बचपन में सभी किए होंगे। आप लोग कभी ऐसे किए हैं, मतलब एक का थ्रेड सूता लिए पत्थर बांध के घुमाए उसको, जिसको लंगड़ बोलते हैं, है ना? अच्छा, लंगड़ा गुड्डी में फंसा हुआ है, लंगड़ा घुमा रहा है, क्यों घुमा रहा है? अच्छा, एक और बात नोटिस कीजिए, जब घुमा रहे होते हैं अगर मान लीजिए टूट गया तो टूट के भी घूमता रहता है, स्ट्रेट निकल जाता है ना? और जब घुमाइएगा तो आपको देखिए लगेगा कि कुछ बाहर की तरफ लग रहा है, आप घुमाइएगा जंगल और कस कस के अच्छा कीजिएगा सब, ठीक है, छत्ता पे लेके ठीक है, घूम के चले जाएगा, एक बड़ा पत्थर बांध दीजिएगा, बड़ा बहुत भारी पत्थर नहीं, अब घुमाइएगा, आप महसूस कीजिएगा कि कुछ चीज़ आपकी उंगली की तरफ से उस तरफ जा रहा है, आपको महसूस फोर्स उस तरफ होगा, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बाहर की अंदर की तरफ आ लगेगा कुछ चीज़ बाहर की तरफ जा रहा है, वो ये सब क्या सेंट्रीपेटल फोर्स। जिस समय टूटता है तो जिस डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन में भागेगा। अगर मान लिया आप रस्सी घुमा रहे हैं और आप उस टाइम पत्थर यहाँ पर है, यहाँ टूट गया तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ टूटा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ टूटा तो यहाँ चला जाएगा। बात समझ आवत है ठीक। आगे चले आप सब बताएं। अच्छा बात था ना। फोर्स का नाम लिख दे, सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिज में कुछ साया आत्मा है। एक दिन हम ऑटो में आ रहे थे तो सिक लेन के पास देखना, जहाँ पर से सिक लेन कभी देखे हो, जहाँ रोड थोड़ा सा अच्छा बना हुआ भी है। जब दिल्लीपुर से आ रहे होते हैं तो एक बड़ा सा लंबा टर्न है, ठीक है ना। तो एक दिन ऑटो में रात का टाइम था, तो ऑटो वाले से बात करते करते बोले ना, आई जो मैं हमेशा एक्सीडेंट होते रहता हूँ। बोले तो यहाँ पर ना कुछ मतलब है, बोले ना लगता है ना ये हैंडल को टान रहा है, हम घुमाते हैं गाड़ी भागता है इस तरह। बोलते कैसे बोल लगा भाई साहब रात के बजे बात हमको समझ रहे, बोला देखिए आप लोग महसूस होगा। ऑटो वहाँ किया, घुमाया तो लग रहा, बोला हाँ भाई ठीक बोले हमारी क्या चीज़ है, ये तो फोर्स है जो लग रहा है उसको, उस समझ कि गाड़ी को इसको धक्का दे रहा है, भाई दाएं तरफ भाग रहा भाई। हाँ ऐसा होता है। और बताएं इतने आज के लिए बाकी भी अगले दिन है। अगले दिन फोर्स का हम बताएंगे डिफरेंट टाइप। अच्छा एक चीज हम लोग देखा क्या कि किसी चीज के अंदर मोशन लाने के लिए
उसको धक्का देना पड़ा, ताकत लगाना पड़ा उसमें ना। Yes. तो ताकत लगाने के लिए उसको टच करना पड़ रहा था। अभी इसको ताकत लगाने, चियर जा नहीं आएगा, ताकत लगाने के उसको टच करना पड़ेगा। लेकिन अभी जब आपको मिसाल दिया, यहाँ पर आपको टच नहीं कर रहा, फोर्स टच कर, आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्स मारा के बदन टकरा रहा है, आपको फील होगा, महसूस होगा। इसका मतलब ये जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे बस कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन, पहले सुन लो मेरी बात पूरी, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो तरह का दुनिया में फोर्स है। अभी जो मिसाल दिया आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपसे टच ही नहीं हो रहा था वो फोर्स। और ऐसे एक मिसाल आप देख लीजिए, मैग्नेट, एक चुम्बक है, एक लोहे की चीज को अट्रैक्ट कर रहा अपनी तरफ। ऐसा तो नहीं ना चुम्बक से रस्सी निकलता पकड़ टान लेता है नहीं, वो जो लोहे का जो कील होगा या लोहे का कोई चीज होगा, वो चीज को महसूस कर रहा है। अलग अलग का कॉन्टैक्ट तो नहीं है, दूर रखा हुआ है ना, ये भी फोर्स है। तो जिसे इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक बात सुन लीजिए, छोटा सा सवाल डाल दें, कभी आप लोग किसी मॉल में गए, Yes, sir. Yes. देखिएगा उसके गेट में लिखा पुश एंड पुल, Yes. वो तो लिखा था, लेकिन हमको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि गेट उस तरफ करे या इस तरफ करे। हमेशा बाद में ऐसे किया, ओ नहीं हुआ एक बार गलती करने के बाद मालूम हुआ, हालांकि उसमें लिखा पुश और पुल, लेकिन इसका हमेशा गलती हो जाती है, गेट उस तरफ खुलेगा इस तरफ खुलेगा। ऐसा होता है, ईमानदारी से बोलना होता है कि नहीं? अक्सर वैसा गलती होता है कि नहीं? Yes, sir. एक बार ट्रायल करने का मालूम होता है, अच्छा वो इधर खुलता है, कट से आवाज का मालूम है नहीं खुला, ठीक। तो जबकि उसमें लिखा था पुश एंड पुल, तो ये पुश एंड पुल एक तरह का फोर्स है, पुश एंड पुल भी एक तरह का फोर्स है। ये सारे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, रहने देते हैं।